अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है, थर्मोकेमिस्ट्री। ये एक्चुअली है तो फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक, मगर इन द ब्रॉड टर्म ये जो है थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड है। इसको फिज़िक्स में भी पढ़ा जाता है और चूँकि लफ्ज़ थर्मोकेमिस्ट्री है तो ऑफ कोर्स हम इसमें केमिस्ट्री की चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं और हम इस टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ें तो पहले हम आते हैं एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनर्जी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू डू वर्क और ट्रांसफ़र हीट। एनर्जी की वेरियस टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें हीट एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, या इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, फिज़िकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, वेव एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी, सो ऑन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज। जो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक्चुअली जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो जो थर्मो है एनर्जी की टाइप है, उसको हम जो है ब्रॉड टर्म के अंदर हम काउंट करते हैं, मगर हम यहाँ पर जो है एनर्जी को हम दो मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, फिज़िकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। कोई भी आप काम करते हैं, हाथ रगड़ते हैं, आप देखते हैं हाथ गर्म हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ फिज़िकल एनर्जी है। और फिज़िकल एनर्जी कोई काम कर रहे होते हैं आप। और दूसरी जो टाइप है वो है आपकी केमिकल एनर्जी। मिसाल के तौर पे आप एक सेल लाते हैं, उसको बल्ब के साथ अटैच करते हैं, बल्ब जलना शुरू हो जाता है, तो ये एक्चुअली क्या है, किस एनर्जी ने उसे चलाया है या उसे जलाया है, तो इट इज़ एक्चुअली द केमिकल एनर्जी, यानी उसके पीछे कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रॉड सी टर्म है, और थर्मोडायनेमिक्स में हम जब चीज़ें डिस्कस करते हैं तो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक्चुअली हम कहते हैं कि इट इज़ दी हीट फ्लो, या जो है एनर्जी की किसी भी फॉर्म का फ्लो हो इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम, इधर इट इज़ फिज़िकल और इट इज़ अ केमिकल, दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स में काउंट करते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ ब्रॉड टर्म जो कि दोनों एनर्जी के फॉर्म्स को कवर करती है, मगर जो केमिस्ट्री के अंदर हम कंसर्न होते हैं वो है केमिकल एनर्जी। और जो केमिकल चेंज आता है उस केमिकल चेंज की जो है स्टडी के अंदर जो उसके अंदर जो हीट की चेंजेस आती हैं उसको हम एक्चुअली थर्मोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। इससे पहले कि हम थर्मोकेमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस को समझें, पहले तो ये सोच समझ की बात है कि थर्मोडायनेमिक्स में आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसको थर्मोकेमिस्ट्री पूरा करती है। थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल होती है, जबकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में क्या चेंज आता है, थर्मोडायनेमिक्स इसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो दैट्स व्हाई वी यूज़ द थर्मोकेमिस्ट्री टू एक्सप्लेन दी थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली। तो थर्मोकेमिस्ट्री फिर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअली जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ द हीट चेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आए पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन हम कहते कैसे हैं। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या है, ये ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। यानी हर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक करेगा और बॉन्ड नया बनेगा भी सही। सो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली होने हैं। एक्चुअली क्या है, जब कभी भी हम बॉन्ड ब्रेकेज करते हैं तो बॉन्ड ब्रेकेज के प्रोसेस के अंदर हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है। यानी आप यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बॉन्ड ब्रेक करके दोनों जो है मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है। अब बॉन्ड ब्रेक होने के दौरान जो एनर्जी है वो हमेशा एब्जॉर्ब होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, यानी बॉन्ड ब्रेकेज भी होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो अगला सवाल जहन में ये आता है कि तो हाउ टू डिसाइड वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यानी अगर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि ओवरऑल किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, यानी वो एंडोथर्मिक होता है, और किसी में एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है, यानी वो एक्सोथर्मिक होता है। ये समझने के लिए इसको आज एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी हम देख लेते हैं। देखिए कि एक्चुअली क्या है, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, यानी बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इन दोनों का डिफरेंस है। अगर एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन XYZ रिएक्शन है, मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए कि A है, A से B की फॉर्मेशन है, और आप कहते हो इसमें डेल्टा H की वैल्यू जो है नेगेटिव है, यानी हीट रिलीज़ हो रही है इस रिएक्शन के दौरान,
और एक दूसरा रिएक्शन है जिसमें X से Y की फॉर्मेशन हो रही है और इसके अंदर जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब देखिए बात हम इसको यूं भी इस पर्सपेक्टिव को यूं भी देख लेते हैं कि देखिए कि अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड जो बनने जा रहा है या बना है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है। और यही रीज़न है कि रिलीज़ ज़्यादा हो रही है और एब्जॉर्ब कम हो रही है। और जबकि दूसरी साइड पे एक ऐसा रिएक्शन जिसको हम एंडोथर्मिक कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट बॉन्ड विच हैज़ बिन फॉर्म्ड, न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड। अब अगला ही सवाल आपके जहन में आएगा कि फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो बॉन्ड बना है उसकी स्ट्रेंथ कम है और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम तो कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होता है जब उसमें स्टेबिलिटी हो, यानी बॉन्ड पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो। फिर ऐसे रिएक्शंस कैसे होते हैं नेचर के अंदर? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ऐसा रिएक्शंस नेचर में कभी भी नहीं हो सकते अनटिल एनर्जी इज़ एब्सॉर्ब्ड। सराउंडिंग से सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, किसी भी सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। चाय का कब तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक आप उसको एनवायरनमेंट के अंदर नहीं लेके आएंगे। थर्मस में पड़ा होगा, आइडियली स्पीकिंग उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से और भी जो है आगे इसको हम देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमने कहा कि जो सिस्टम होता है वो हीट रिलीज़ करता है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि जो सिस्टम है हीट है वो रिलीज़ क्यों करता है? इसकी जो सिंपलेस्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन हम समझ सकते हैं वो यही है कि देखिए सिस्टम इज़ हॉटर देन द सराउंडिंग। और जो हीट का नेचुरल फ्लो है वो क्या है? वो ये होता है कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है। सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो बाहर टेम्परेचर है इस वक्त वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब क्या है, इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट क्या करेगी, इवेंचुअली फ्लो करेगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। और उसके मुकाबले में जब हम किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट फ्लो करती है। अब सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट फ्लो किस वजह से कर रही है? इसका सिंपल है कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से कोल्ड है। लाइक इसका टेम्परेचर जो है लाइक 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट फ्लो करेगी। इस तरह के प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकाल लें एफएससी लेवल के ऊपर, एक शॉर्ट क्वेश्चन से बनता है, मगर ये साथ में आप लोगों को इस बात को भी दोनों को कंपेयर करना भी आपके रिलेटिव आसान होगा कि हमने कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज़ गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, जबकि जो है इसमें क्या होगा, हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय दी रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हो रहा होगा उसमें जो हीट एब्जॉर्ब होती है, इसमें हीट जो है रिलीज़ हो रही होती है। नंबर 2 पॉइंट देखिए कि एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, और यहाँ पर क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट फ्लो करती है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हम कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। गैस का चूल्हा जलाते हैं, उसकी वजह से गर्मी फील होती है या कमरा गर्म हो जाता है, किस वजह से? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। आप किसी नदी नहर के किनारे चले जाएं, एवापोरेशन होती है पानी की, एवापोरेशन की वजह से हीट फ्लो करती है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। एज अ रिजल्ट ऐसा एरिया जो कि नदी नहर के किनारे होगा उसका टेम्परेचर मॉडरेट होगा एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग। और इसकी जो मेन रीज़न है वो क्या है? इसकी रीज़न यही है कि जो है इसके अंदर आपका जो है सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट है कि नॉर्मली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस नॉर्मली नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है। आगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में चीज़ आएगी, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं इनमें एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू इसमें नॉर्मली क्या है, इसमें नेगेटिव है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो हायर एनर्जी पे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो है उसके मुकाबले में लोअर एनर्जी पे होते हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स हायर एनर्जी पे होते हैं और उसके मुकाबले में रिएक्टेंट्स लोअर एनर्जी पे होते हैं। और आए इसको अगर जो है फाइनल एक एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं कि कार्बन की कंबस्टन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये रिलीज़ होती है, जबकि वाटर की डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब होती है।
ग्राफिकली अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के साथ अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दोनों एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर देखी जाए तो देखिए कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पे हैं और उसके मुकाबले में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई एनर्जी पे हैं, और जबकि उसके मुकाबले में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसमें प्रोडक्ट्स जो है लोअर एनर्जी पे होते हैं और उसके मुकाबले में जो रिएक्टेंट्स हैं वो हाई एनर्जी पे। ये रिएक्टेंट है और इसी तरह से ये जो है प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे है। और सिमिलरली यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो चूँकि लोअर एनर्जी पे है और जो प्रोडक्ट है वो हायर एनर्जी पे है। रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट हायर एनर्जी पे है, इसका मतलब एनर्जी कहाँ से आई? ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। रिएक्टेंट हायर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे है। क्वेश्चन एनर्जी किधर गई, तो हम यही बताते हैं कि एनर्जी रिलीज़ हो गई। दोनों में एनर्जी का जो डिफरेंस है, अगर आप इसको मज़ीद देखिए तो इसको हम अगर जो है इसको देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप देखिए कि इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड एज द डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और वैसे बेसिकली आप देखते हो कि आप यूँ देखते हो ना कि जो एंथैल्पी है डेल्टा एच जो होती है वो एक्चुअली क्या है? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज़ एक्चुअली इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी कम है। सो दैट्स वाई क्या होगा, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऑफ कोर्स ये हम वैल्यूज़ कभी भी एब्सोल्युटली डिटरमिन नहीं कर पा रहे होते, मगर इन दोनों का डिफरेंस हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि इधर हीट इज़ एब्जॉर्ब और हीट इज़ रिलीज्ड। सिमिलरली यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज़ एक्चुअली डेल्टा एच। और अगर आप देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी पे हैं और प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी पे हैं। दैट्स वाई डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है, यानी हीट रिलीज हो रही है। अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा और यहीं पे ही एक्सप्लेनेशन दी जाए तो देखिए कि ये जो डिफरेंस होता है यहाँ से लेकर ये जो डिफरेंस होता है रिएक्टेंट से लेकर, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं या जो है आप इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कह देते हैं। इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हम एक्चुअली जो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन काउंट करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इट इज़ आल्सो दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर्ड होती है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकें। इसको हम ज़्यादा डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आज हमने डिस्कस किया है और आज ये समझने की कोशिश की है कि थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। आज का लेक्चर इसको हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे होंगे कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, और इसके अलावा इससे आगे हम लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।